Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से पहली बार ज्वाइन किया है आलोक कुमार जी ने, जो कि बिजनेसमैन भी हैं और इंजीनियर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पर, इराक ईरान के रिलेशन पर, और उसके अलावा दिवाली चल रही है इंडिया में और सेलिब्रेशन जो है पूरा वर्ल्ड कर रहा है। वेकेशंस जो हैं ऑफिशियली वो पूरे कंट्री में मनाई जा रही हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो मुजफ्फर भाई, आपने भी ज्वाइन किया, उसका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक यू मच। और कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी। बहुत शुक्रिया रिबाहा, आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे बात करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपके तमाम जो देखने वाले हैं उनको भी हमारी तरफ से जो है एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं और नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आलोक सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, थैंक यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉलीडे के हवाले से कि दिवाली की हॉलीडे जो है वो यूएस ने डिक्लेयर किया ऑफिशियली। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईरान और इसराइल के रिलेशन पर इजराइल। बात करने जाएंगे। दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दोनों चीज़ें तो वैसे वो कहते हैं ना कि एक आसमान है और एक खबर ज़मीन है, तो आगाज़ खुशी की खबर से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे मुजफ्फर भाई से। मुजफ्फर भाई, ये वेकेशन जो हम देख रहे हैं, ईद की तो जो हम देखते हैं कि यूएस में ईद की वेकेशंस नहीं होती हैं और यूरोप में भी ईद की वेकेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे कोलीग्स जानने हैं, उधर रिलेटिव्स भी हैं जो ईद पे भी काम पे जा रहे होते हैं, और दिवाली की वहाँ पर ऑफिशियली जो है वो हॉलीडे कंसीडर करना या सेलिब्रेट करना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक खुशी का त्यौहार है। देखिए, ईद भी खुशी का त्यौहार है और दिवाली भी खुशी का त्यौहार है। असल में बात ये होती है कि डोमिनेट कौन सी सोसाइटी कर रही है। अगर आप तादाद के हिसाब से जाएंगी तो वेस्ट में या अमेरिका की अगर स्पेसिफिक बात करेंगी कि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद हो सकता है इंडियन से ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर ना तो ईद की छुट्टी होती है और ना ही सही तरीके से कोई और ईद के अलावा और भी मुसलमानों के जो त्यौहार होते हैं उनको सरकारी तौर पर नहीं मनाया जाता। लेकिन हमने पिछले साल भी देखा था, पिछले साल भी एक दो जो स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, उनमें भी जो है वो छुट्टी डिक्लेयर की गई थी। इस दफ़ा भी जो खबर है इस तरीके से कि वो कर रहे हैं। तो वजह यही है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है इंडियंस की, वो जो वहाँ पर रहते हैं। और मैं ऐसे कई इंडियंस को जानता हूँ पर्सनली भी कि जो बड़े धूमधाम से और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इंडिया से भी फनकार मेहमान जाते हैं वहाँ पर भी, जो लोकल उनके जो होते मेहमान, तो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी इकट्ठी होती है और फेस्टिवल को एक बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर अमेरिका के अंदर फिर उन्होंने फैसला किया कि वो एक दो स्टेट्स के अंदर के वो उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की है। और ये एक अच्छा साइन है। देखें, हम पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे आपको पता है कि शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर हिंदू हमारे भाई काफ़ी तादाद के अंदर हैं। सिंध के अंदर एक दो शहर ऐसे हैं, उमरकोट है और इसके साथ सांगढ़ में भी हैं, और इंटीरियर जो सिंध है वहाँ पर भी एक दो शहर हैं, बदीन में भी हैं, गुलारची इन साइड में भी काफ़ी सारे हिंदू हमारे भाई हैं। लेकिन पिछले साल सिंध की तरफ से भी, हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, उन्होंने भी छुट्टी डिक्लेयर की थी। शायद होली पे की थी, दिवाली पे नहीं, होली पे शायद की थी। तो इस दफ़ा भी उम्मीद है कि ये जो है सिर्फ छुट्टी डिक्लेयर करते हैं और ये माइनॉरिटी के लिए कुछ काम करें या ना करें, लेकिन ये एक अच्छा काम इन्होंने पिछले साल जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने किया था कि छुट्टी डिक्लेयर की थी। अ, अच्छा एक इकदाम है और खुशी में शरीक होना चाहिए। हमारे तो यहाँ पर मनाते को पंजाब में अव्वल तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई हमारी हिंदू फैमिली बची ही नहीं है। सारे के सारे या तो माइग्रेट कर गए या वो उनको कन्वर्ट कर लिया गया। अगर कुछ हैं भी तो वो बेचारे जो है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा कि वो कुछ लोगों ने, जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने होली मनानी चाहिए थी तो वो इस्लामी जमीयत उलमा के लोग वहाँ पर आके उन्होंने उनको मना कर दिया। तो ये हालात हैं। खुशी का त्यौहार है, उसको मनाना चाहिए। मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। हमारे साथ अगर देखें, ईद का जब त्यौहार होता है वो इंडिया के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हो,
तो मुसलमानों के साथ हिंदू भाई भी शरीक होते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम भी जो अगर हमारे आसपास कोई हिंदू भाई है तो उसकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। इससे मोहब्बत बढ़ती है और उनको एहसास होता है कि हमारे ये कुछ यहाँ पर ख्याल करने वाले भी हैं। तो बहरहाल अमेरिका के अंदर अगर ये हो रहा है तो उसको एक इस तनाजुर में देखना चाहिए कि जो भारत है या जो वहाँ पर जो इंडिया की कम्युनिटी है उनका बहुत वहाँ पर अहम रोल है। आपने ये देखा कि वहाँ पे जितनी भी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर इंडियन बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और उनको वहाँ पर एक ये समझें कि ज़्यादा रिस्पेक्ट है। पूरी दुनिया की कम्युनिटी एक तरफ है और इंडियन की जो रिस्पेक्ट है वो एक तरफ है। वो उसी रिस्पेक्ट को देखते हुए ये उनकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस त्यौहार को सेलिब्रेट भी करेंगे और उसके ऊपर जो हॉलीडे भी होगी। तो मैं इसको एक पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। सही हो गया। आलोक जी, मैं दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस चल रही हैं और उसकी तैयारियां भी चल रही हैं दिवाली की। कैसे देख रहे हैं कि यूएस में डिक्लेयर किया गया है कि हॉलीडे होगा? क्या कैसे देख रहे हैं इस मूव को? यार रिवाज जी, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। अरे हाँ, ओके। देखिए, इंडिया में तो छुट्टी का माहौल चालू हो चुका है एक्चुअली, है ना? अभी से हाँ हाँ हाँ, बिकॉज क्या आप शॉपिंग, अभी क्या शॉपिंग काफ़ी होती है ना एक्चुअली। ये दिवाली एक ऐसी फेस्टिवल है कि हम लोग बड़े मज़े से मनाते हैं और काफ़ी शॉपिंग करते हैं, यू नो। जैसे लाइट्स का फेस्टिवल आप तो जानते ही हैं, है ना? तो हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, है ना, दिया जलाते हैं, है ना, चेन लाइट लगाते हैं घर में, नो छोटी छोटी वो एलईडी लाइट्स लगाते हैं। तो जितना रोशनी कर सकते हैं उतना रोशनी करते हैं एक्चुअली। तो ये रोशनी का त्यौहार है। तो हम लोग क्या है कि सब फैमिली को, मतलब जितने भी लोग हैं सबको गिफ्ट्स बांटते हैं, मतलब जो तो जैसे किसी को ड्राई फ्रूट दिया, किसी को मिठाई दिया, किसी को कुछ खरीद दिया ना। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो एक्चुअली ये अभी से चालू, लास्ट वीक से चालू हो गया मेरा ऑफिस में, मतलब जो भी स्टाफ है अब उनको मिठाई देना है या उनको कुछ अच्छा, मेरे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि पूरे साल में उतनी शॉपिंग नहीं होती जितनी इस त्यौहार के ऊपर शॉपिंग होती है। ऐसे ही है, बहुत ज्यादा शॉपिंग होती है। मैं तो बता रहा हूँ, बाजार आप जा ही नहीं पाओगे, इतना भीड़ है। मतलब हम तो बाजार जा रहे थे, मैं कल वाइफ और मैं गए ऑफिस वालों के लिए, कुछ लड़के लड़की जितने भी हैं स्टाफ के लिए कुछ खरीद के देना था उनके लिए, तो हम लोग बाजार गए थे। तो जो सामान हम 1 घंटे में खरीद लेते हैं, हमको 4 घंटे लगे हैं खरीदने के लिए। और इतनी बड़ी लाइन, वो मतलब पेमेंट करने के टाइम पे। और लोग जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। और मैंने सुना है कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो इंडिया में चीज जो है वो बड़ी डिस्काउंट रेट में मिलती है। अरे बहुत डिस्काउंट है अभी तो, मतलब अभी अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऑफर चल रहा है ना? तो उसमें जो एयर फ्रायर है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, मैं अपनी अभी घर के लिए एक एयर फ्रायर खरीदा, छोटा फिलिप्स का। उसका एमआरपी 6,000 रुपये था इंडियन रुपी में, और मेरे को 30% डिस्काउंट में मिला है, मतलब 4,200 में मिला है। तो मतलब सोचिए कितना फर्क है। और मैं जिस दिन खरीदा ना, हमारे उल्टा होता है, हमारे कोई त्यौहार होता है तो चीजें महंगी हो जाती है पाकिस्तान में। डेफिनेटली। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब रेट, हर चीज के रेट कम है, हर चीज के रेट कम हो गए अभी। और रेट्स तो कम हुए ही हैं और खरीदारी भी ऐसे चल रही है, मतलब एकदम भीड़ भड़क्का। मतलब आप देखोगे पटाखों के दुकानें हैं, कोई पटाखा खरीद रहा है, कोई लाइट खरीद रहा है, कोई ड्राई फ्रूट खरीद रहा है। अब ड्राई फ्रूट्स का भी काफी चलन है यहाँ पे कि भाई दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स कई लोग को बांटते हैं हम लोग, कि जैसे किशमिश, काजू, बादाम, है ना, एक पैकेट बन जाती है छोटी सी, तो वो छोटी सी पैकेट किसी को देना है। तो बड़ा मतलब अच्छा माहौल है यहाँ पे। मतलब अभी तो मतलब आप लोग डिस्कस कर रहे हो कि भाई यूएस में की छुट्टी मनाई जा रही है, हम लोग तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे यार तो छुट्टी तो चल ही रही है। मतलब अभी तो थर्सडे को है, मंडे को ऑफिस तो लगभग थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन छुट्टी है अभी, ठीक है। मतलब थर्सडे को दिवाली है, उससे पहले एक दिन लोग आएंगे, बट मान के चले कि वेडनेसडे भी छुट्टी टाइप का माहौल रहेगा। तो वेडनेसडे, थर्सडे तो दिवाली ही है, और फ्राइडे को ऐसी छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी कर लेंगे, संडे भी छुट्टी है, मंडे को फिर ज्वाइन करेंगे। मतलब 5 दिन की छुट्टी मान लो अपनी। सही हो गया, ये तो अच्छी बात है। बड़ा अच्छा माहौल है। जबरदस्त। अच्छा मुजफ्फर भाई, ये बात
मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि आपने पब्लिक रिव्यू किए हैं वेजिटेबल्स की प्राइस और इस तरह की चीज़ें। मुझे ये बताएं कि कोई भी अगर हमारा ईद का त्यौहार हो गया या किसी और चीज़ का त्यौहार हो गया हमारे कंट्री में तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। इवन कि आपको पता है कि अब शादियों के सीजन स्टार्ट हो गए हैं और आप बाहर जाके कपड़ों के रेट चेक कीजिएगा कि सातवें आसमान को छू रहे हैं इस टाइम। मेरे खुद कज़न की जो है वो एक शादी है, तो मैं हालाँकि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ कहीं पे भी। तो जब मैं देखती हूँ ना तो कि ऑनलाइन ही अगर रेट चेक कर लिए जाएँ कपड़ों के, तो वो तो ऐसे सातवें आसमानों को छू रहे हैं रेट कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि कोई कपड़े खरीद लें। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मौसम भी जो है वो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठंड ही नहीं आ जी। रही है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे त्योहारों पर चीज़ें क्यों इतनी महँगी हो जाती हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? और क्या पॉलिसीज़ हैं कि इंडिया में चीज़ें जो है इवन कि ईद पर भी इंडिया में कई मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, उनकी आबादी पूरी हमारे दुनिया साथ है। तो पूरी वहाँ दुनिया पर में सेल लगती है। हाँ जी, सेल लगती है, तो हमारे कंट्री में क्यों चीज़ें महँगी होती हैं? हमारे इंडिया में तो या प्लान होता है ना, हमारे जब आपको पता है रमज़ान का महीना होता है, ईद से पहले जो महीना होता है, उसके अंदर ये होता है कि जी जो आपके पास माल बचा हुआ है ना पूरे साल का, ख़राब माल है या फिर वो आपने उसके ऊपर डबल रेट लगाकर उसको निकालना है। कि रमज़ान शरीफ में हर बंदे ने कोशिश करनी है कि बच्चों के लिए वो कपड़े बना ले, उसके लिए कोई किसी ने कोई चीज़ लेनी है, किसी ने कोई चीज़ लेनी है। तो वो प्लानिंग होती पूरे साल की। ये बदकिस्मती की बात है, पाकिस्तानी जो ट्रेडर है, जो एक आम जो वो ये सोचता है कि मैंने जो है ये जो काम मेरा रुका हुआ ना पूरे साल का, वो मैंने कसर रमज़ान शरीफ में निकालनी है। तो ये एक हमारी हम कहते तो हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं और सबसे अफजल कौम है और हम ये करते हैं, लेकिन रमज़ान का महीने में ये है कि उसको इबादतों का महीना बोला जाता है और कहा जाता है कि जी वहाँ पर अगर एक नेकी का काम करेंगे तो उसको 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमारी प्लानिंग सारी की सारी वही होती है कि हमने जो है वो कसर निकालनी है, हमने अगले बंदे का ना रगड़ा निकाल देना है कि वो जो ख़राब माल भी बेचना, रेट भी डबल कर देना है और जो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमने अपनी बेकार जो पड़ी इधर-उधर से जो देखना है कि वो, क्योंकि हर बंदे ने शॉपिंग जैसे अभी हम देख रहे हैं, आलोक जी ने बताया कि भारत पूरा का पूरा इस वक़्त जो है शॉपिंग में लगा हुआ है, तो ऐसे ही होता है हमारे भी रमज़ान शरीफ में शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बदकिस्मती की बात है कि ना तो हमारे रेट कम होते हैं और ना ही क्वालिटी वाली चीज़ें जो है यहाँ पर सेल की जाती हैं। ये पता नहीं क्या कि हमने देखा कि यूके के अंदर भी अलग से स्टॉल लगते हैं, यूएसए के अंदर भी होता है, सऊदी, ये सारे जितने भी ममालिक हैं उनमें ख्याल किया जाता है कि चलो अब ये कुछ डिस्काउंट कर दें, कुछ चीज़ें जो हैं वो, ताकि जो एक बंदे की पहुँच से बाहर हैं वो खरीद पाए। लेकिन हमारे ये ट्रेंड ही नहीं है, हमारे दूसरे की बस वो ये कहते हैं कि उसकी जेब को ना वो काट के ही ले जाए हम। तो वो ना तो अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीद सके, ना वो अपने लिए कुछ खरीद सके, तो उसकी तो ये कर देते हैं। ये सोच की समझ नहीं आई आज तक हमें कि हमारी ज़ात से दूसरे को कहीं फ़ायदा ना पहुँच जाए। ये पाकिस्तानी की हमेशा से यही सोच रहती है और इसी के ऊपर उनकी प्लानिंग होती है कि मैं बस माना अपनी जेब भर लूँ, अपने घर का देख लूँ, लेकिन दूसरे को मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा ना हो। जैसे ये बता रहे कि 30% आम एक चीज़ खरीदी तो 30% डिस्काउंट मिल गया। हम तो सोच भी नहीं सकते यहाँ पर 10% भी कोई डिस्काउंट कर दे। तो ये एक अफ़सोसनाक बात है पाकिस्तान के अंदर। 50% बल्कि बड़ा होता है। हुँ। बिग हाँ, डिस्काउंट। काफ़ी होता है। नहीं, वो मिलता नहीं है। मैं हुँ। लोकल बाज़ार में भी पता किया, वो 10-20% दे रहा है, 10-15% दे रहा है। बट अमेज़न का हुँ। एक डील है, मतलब अमेज़न देखो यूएस की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, जी। ठीक है? हुँ। अमेज़न का जी, वो अमेज़न। स्पेशल डिस्काउंट है एक्चुअली। पाकिस्तान में तो वैसे बैन है अमेज़न। हाँ जी, बैन है। अरे पाकिस्तान का क्या बोलूं सर, मतलब एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान हम समझे ना, आप लोग का जो लोग है ना, मतलब वो एक एस्टेब्लिशमेंट बोलो या जो भी बोलो, मतलब कई लोग हैं जो आप लोग के सीनियर हैं, मतलब आप वो खलीफा को मानते हैं ना हमेशा, ये खलीफा चाहिए, लीडर चाहिए ना, है ना? वैसे 1914 नहीं, देखिए में, 1924 में, अमेज़न जो बैन हुई वो पाकिस्तानी की अपनी ज़ाती करतूतों की वजह से हुई है कि वो जो डील करते थे, वो डील को ऑनर नहीं करते थे। खराब अगर किसी को आपने चीज़ भेजी नहीं है नहीं तो वही वो तो बोल रहा खराब हूँ ना, चीज़ वही भेज। वही वही बोल रहा जी। हूँ। देखो ये एक्चुअली हुँ। आप समझिए,
देखो आप बुरा मत मानिए, मतलब मैं तो स्टडी करता रहता हूँ चीज़ों को। तो ये जो खलीफा माइंडसेट है ना, खलीफा, आप समझते खलीफा क्या होता है? लीडर, खलीफा, है ना? तो एक टाइम क्या खलीफा हुआ करता था ना भाई, 1924 में, 1924 में खलीफा, तो तुर्की के हुआ करती थी खलीफा, है ना? खिलाफत मूवमेंट भी हुई, है ना? तो खलीफे तो अभी भी वो है, मतलब एक जहन में जो चीज़ें है ना कि मतलब वो हमसे हम बड़े हैं, है ना? वो आप समझिए कहानी को, देखो वो ना एक वो चीज़ है, वो जिस चीज़ की वजह से ना, मतलब हर चीज़ में ना, मतलब जो देखो मेरे को क्या कर लेगा, है ना? अमेज़न वाला मेरा क्या कर लेगा? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो माइंडसेट है ना, देखिए ये कब चेंज होती है, जब डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी में जब लॉ एंड ऑर्डर आता है ना, जब मतलब जब डंडे पड़ते हैं ना बढ़िया से, है ना, लोगों को, जो कोई आदमी गलत काम कर रहे है उसको डंडे पड़े ना, और पुलिस स्टेशन में जाके भर दिया जाए, है ना, वो उसके दिन के बाद गलत काम करेगा नहीं। आप समझिए, गलत काम करने के लिए भाई एक कानून चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ना, है ना? तो आप लॉ एंड ऑर्डर रखेंगे नहीं और आपस में ही खाना पीना करेंगे, मतलब जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी पैसा चाहिए भाई। भाई अपने देश में भी ऐसे ही था, देखो हम लोग भी तो साथ ही थे ना, मतलब 1947 में अलग हुए, माइंडसेट तो एक ही थी, लेकिन हम डेमोक्रेसी को ना, मतलब इतना सुधार के, मतलब इतनी लॉ एंड ऑर्डर ला के इंडिया में लोगों को कंट्रोल कर करके, लोगों को कंट्रोल, देखो लोगों को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना, मतलब कई लोग तो अराजक रहेंगे ना, कई लोग तो ऐसे लोग रहेंगे दुनिया में जो कि मतलब चीज़ों को खराब करना चाहेंगे, मतलब भाई 5% तो लोग रहेंगे ना गुंडे टाइप के, या जो टाइप के जो चीज़ों को करेंगे। अब उनको आप बढ़ावा देंगे तो फिर वो तो लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करेंगे। तो कहानी वही है, जब डर नहीं रहेगा ना, कि कानून का डर नहीं रहेगा ना, तो मेरे को लगता है वही है प्रॉब्लम। एक्चुअली कानून का डर नहीं है वहाँ पे। अब कानून का एक बार डर आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कानून का डर है, कोई मजाल है। देखो मैं बता रहा हूँ, अपना यहाँ पे फटाके बेचते हैं, है ना, हम लोग तो दिवाली में फटाके खरीदते हैं सबके घर में। सॉरी, जस्ट 2 मिनट में लेता हूँ। जी जी। हाँ, तो फटाके खरीदते हैं हम लोग। तो एक बार आग लग गई कोई फटाके की दुकान पे, तो काफ़ी नुकसान हुआ अगल बगल। तो अभी रूल बना दिया ऑल इंडिया में कि भाई फटाके की दुकान एक ही जगह पे होगी सिटी में, मतलब पूरी, मैं जिस सिटी में रहता हूँ, मतलब हर चौराहे पे, हर कहीं दुकान पटाखे की नहीं हो सकती है। पटाखे की दुकानों के लिए एक जगह बना दी गई है, तो आप वहीं जाइए, वहीं खरीदिए, बिकॉज कुछ होता भी है ना कि एक्सीडेंट, तो वहीं होगी और लोग उसको संभाल लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि फटाके दुकान इस गली में भी है, उस गली में भी है, उस गली में भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही जगह पे है, वहां पे जाइए, आप खरीद के लाइए। और यदि भगवान ना करे कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो ना पटाखे की दुकान है तो आग लग गई तो समझते ना, मतलब बहुत भारी नुकसान होता है। तो वो चीजें ठीक हो जाएगी, मतलब मेरे को लगता है तो कि यहाँ पे भी ऐसे ही है, शहर से बाहर होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। हाँ, मतलब मैं कानून को फॉलो, मतलब मैं मुझे समझाने का मतलब ये था कि कानून को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, बस वो है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ईरान और इज़राइल के रिलेशन के हवाले से। मुज़फ़्फ़र भाई, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आए दिन हम बहुत ज़्यादा कशीदगी देख रहे हैं, हंगामी सूरत हाल देखते हैं, किसने कभी कोई किसी लीडर को मार देता है, तो कभी कोई किसी मज़लूम को मार देता है। तो इस तरह तो हम देखते आ रहे हैं। आप इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे ईरान और इज़राइल के रिलेशन को, और जो दिन ब दिन ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं? देखिए, इंटरेस्ट की गेम है सारी की सारी। और आपने कहा कोई किसी को मार दे, कोई किसी को मार दे। हमने तो अभी तक जो देखा है कि वो स्टार्ट जो किया गया था हमास की तरफ से पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद में अभी तक तो जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर इजराइल ही अब टारगेट कर रहा है और चुन चुन के मार रहा है हमास के लीडरों को और दीगर जो हमने देखा चीज़ों को। तो वैसे अगर मेरी अगर ज़ाती राय देखी जाए तो बिल्कुल इसमें जो मैं कसूरवार तो स्टार्ट में हमास है, लेकिन अब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो फैल चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, उसके अंदर जो हमने देखा कि जो बेगुनाह लोगों की जान भी जा रही है, जिसकी ज़िम्मेदारी, मैं देखें अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी उसकी बिलाशुबा हमास के ऊपर है, लेकिन अब उसको सिर्फ उसी चीज़ को देखते जाना कि हमास ने ऐसा किया तो लिहाजा अब ये इसको हम मार दें। उसमें देखें कितने हज़ारों की तादाद में
जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं मारी गई हैं, बेगुनाह औरतें मारी गई हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, मेरा यकीन माने मेरा दिल जो है वो, एक छोटी बच्ची अपनी बहन को उसने कमर पे लादा हुआ था, वो लेके जा रही थी, हॉस्पिटल लेके जा रही थी। और जितनी वो मेरे ख्याल 4-5-6 साल की वो खुद थी, वो दूसरी भी बच्ची भी इतनी एज की थी। तो ये क्या है, ये हम कौन से माशरे के अंदर रह रहे हैं, कौन सी दुनिया के अंदर रह रहे हैं। इसी तरीके से पहले जब हमने हमास को देखा, हमास ने भी जो इजरायली औरतों को मारा, उनके बच्चों को मारा, और दरिंदगी के साथ उन्होंने गाड़ी के अंदर वो लाद कर वो सारी वीडियो बनाई। तो मुझे घिन आती है ऐसे लोगों के साथ उनको देखते हुए, उनको करते हुए, कि जो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। देखें हमास का क्या इसमें मकसद था, हमास क्या चाहती थी, हमास ने क्यों ये सारा कुछ किया। तो ये तो अब बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। इसमें पीछे क्या चल रही, कहानियां क्या चल रही हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी हमास अंदर खाते में, हमास और ईरान, उन्होंने जानबूझ के ये किया था। इसके पीछे अमेरिका भी शामिल है, इजराइल की भी गेम है सारा, कि ये सारे इन्होंने मिल के ये किया है। कि वो अब इसके पीछे कितनी हकीकत है कि ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बहरहाल जो कुछ हो रहा है इस खत्ते के अंदर, वो इंसानियत के लिए, अगर कहते हैं ना कि एक इंसान की जो जान की कीमत है वो पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती है। तो वहाँ पर तो हज़ारों जानें गई हैं दोनों तरफ से। इजराइल की तरफ से भी नुकसान हुआ, अब वो दूसरी तरफ से भी हो रहा है। तो मैं तो इस चीज़ को किसी अच्छी नज़र से नहीं देख रहा कि वो ऐसे हो रहा। अब ये जंग जो हो रही है, अब इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, ईरान फिर दोबारा से अटैक करेगा, वहाँ से वो लिबनान के ऊपर अटैक हो रहा है, वहाँ से हिजबुल्ला अटैक करेगी। तो इसमें होगा क्या? इसमें बेगुनाह लोग ही मरेंगे ना। एंड में क्या होगा, इतने लोग मर गए। अब अंदाजन तकरीबन इस जंग से 60-70 हज़ार लोग तो मर चुके हैं, और लाखों लोग जो हैं जो जख्मी हुए हैं, और बेघर कितने हुए कि जिनके देखें एक तिनका तिनका बन के एक घर बनता है, और वो घरों के आप हालत देखें, वो क्या हाल, खंडरात में तब्दील हो चुका है। हंसते भंसते जो घर है वो उजड़ के रह गए। तो एक ऐसा अलमिया है तारीख के अंदर, ये आने वाले जो जब ये हिस्टोरियन इस चीज़ को लिखेंगे तो एक स्याह बाब होगा उसमें। मैं समझता हूँ कि हमारा इसमें यूनाइटेड नेशन का किरदार, इसमें दूसरे मुल्कों का किरदार जो है वो काबिल मज़म्मत है। ये जंग रुकनी चाहिए फौरी तौर पर, और जो इसका ज़िम्मेदार है, देखें हमास का, अगर हमास ये काम दोबारा करेगा, दोबारा जंग लग जाएगी, तो ऐसी जो जमातें हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और उसको कंडेम करना चाहिए। क्यों नहीं कंडेम करते? हमारे यहाँ पर रोज़ रैलियाँ निकलती हैं, हमास के हक में नारे लगते हैं, सारा कुछ होता है। इस जंग का ज़िम्मेदार कौन है? इस हमास अगर इजराइल के ऊपर अटैक ना करता तो ये जंग होती, ये इतने हज़ारों लोग मरते वहाँ पर? कभी भी ना मरते। तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, हमास की मजम्मत होनी चाहिए कि उसने इस जंग का आगाज़ क्यों किया, कि जिसके नतीजे में हज़ारों लोगों की जानें गई, हज़ारों लोग बेघर हुए, हज़ारों की किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी के बच्चे मर गए, किसी का पूरा घर ही वो इसमें चला गया। तो इसका कौन जिम्मेदार है? कौन है? अगर वो ये जो बैठ के जिन्होंने प्लान बनाया था हमास के लीडरान, कि वो जी हम ऐसे करेंगे, हम वैसे कर देंगे, वो कर देंगे, उसके नतीजे में कितना नुकसान हुआ। तो ये जिम्मेदारी हमास की है, और उसको मेरे ख्याल में जो है कंडेम करने की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया को पाकिस्तान, देखें हम ये सिर्फ इस नाम के कि कोई अगर मुसलमान गलत काम करता है तो उसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। अगर हम कहेंगे जी हमास मुसलमान है लिहाजा उसको पूरी छुट्टी है कि वो पूरी दुनिया को कत्ल कर दे, सबको मार दे, तो ये गलत है। अगर कोई मुसलमान गलत करेगा उसको भी कंडेम करना चाहिए। कोई मज़हब से हट के आपको जो भी कोई जमात, कोई फ़र्द, कोई मुल्क गलत काम करे उसको कंडेम करना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी तमाम की तमाम जो है वो दुनिया की बनती है। जी सही हो गया। आलोक सर, आपसे मेरा यही सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप बीइंग अ इंडियन? नहीं, इंडियन की बात नहीं है। बात यह है कि तो मैं तो देखो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो धर्म वर्म में मानता नहीं, ना रिलीजन में मानता हूँ, ठीक है, ना मैं हिंदू मानता हूँ, मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ, ठीक है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, है ना, मैं तो इंसान मानता हूँ। और इंसान का पहला फर्ज ये होता है कि पैसे कमाना है,
ठीक है भाई, पैसे कमाएंगे तभी तो खुशी दे पाएंगे ना। मतलब मैं अलग ढंग से समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको माइंड को चेंज कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। ठीक है, आप अभी सोचिए ऐसा कि भाई रिवा जी, मैं आपका वीडियोस पुराने देखा हूँ, ठीक है, आप फैमिली को सपोर्ट करते हो, ठीक है, बिना पैसे के कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। मुजफ्फर भाई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो घूम फिर के भाई पैसा ही तो चाहिए, और कमाना है पैसा ना, यही तो कहानी है ना। तो आप यूएस का कोई सिटीजन को मरते हुए देखा आपने कभी? एक एक कॉफिन चली जाए ना यूएस में भाई, शहीद होके, है ना, वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन में हार जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब एक लाश यदि चली जाए यूएस में, हाँ, और तो यूएस का प्रेसिडेंट हार जाए इलेक्शन, ऐसा स्थिति है। मतलब एक जान की कीमत कितनी है देखिए। और आपकी, हम लोग की जान की क्या कीमत है बताइए? मतलब कोई कीमत नहीं है ना। अरे इसराइल, ये पाकिस्तान इसराइल करते हैं हम लोग, पाकिस्तान है कौन पाकिस्तानी? मतलब 80% तो अरब है। ठीक है, तो अब जब सऊदी अरेबिया को फर्क नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ईरान कहाँ से आ गया? ईरान तो पर्शियन है ना भाई, वो तो एथनिसिटी ग्रुप अलग है भाई। ये जो फलस्तीनी जो है भाई, आप बस मुसलमान हैं, ठीक है, मुसलमान हैं, आप ये सब मत देखिए ना, सुनना, मुसलमान है वो ठीक है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जो भी है यार, जो धर्म जो मानता है मानने दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन आप देखिए एथनिसिटी, देखिए एथनिसिटी, आप तो इंडियन है ना, आज के डेट में पाकिस्तान के सारे लोग इंडियन है, आप मानो नहीं मानो है तो इंडियन ही आप लोग। ठीक है, तो कल को आप लोग कोई मरोगे तो हम दुख तो मेरे को होगा कि भाई हाँ मेरे एथनिसिटी के लोग मर गए। तो अरब के लोग ही तो हैं 80% वहां पे फलस्तीन में, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा। ये पर्शियन वाले जो पर्शिया एथनिसिटी के लोग हैं, अब एथनिसिटी समझते हो? एथनिसिटी, एथनिसिटी मतलब कल्चर का बैकग्राउंड, है ना। पर्शिया, ईरान पर्शिया एक ही है। तो जब पर्शिया के लोग जो हैं उनको पर्शियन एथनिसिटी बोलते हैं। तो वहां पे 4 लोग हैं, है ना, टोटल। आप एक तो खुर्द है ना, खुर्द लोग जो खुर्द के पहाड़ियों में रहते हैं ना, एक अरब है, एक तुर्की के लोग हैं, तुर्क्स बोलते हैं जिसको हम लोग, और एक पर्शिया के लोग हैं, है ना। 4 मेजर हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, बट मान के चलो 4 मेजर लोग हैं एथनिसिटी के। ठीक है, जैसे बलोच बोलते हो आप लोग, बलोच बोलते हो, या आप लोग बोलते हो कि बलोच लोग अलग हैं, है ना, पंजाबी अलग हैं, है ना, पंजाबी अलग है, ऑब्वियसली पंजाबी अलग है, बलोच अलग है ना। वैसे ही वहाँ पे 4 हैं, है ना। तो ये फलस्तीन में तो अरब लोग हैं, तो अरब का जो फर्क नहीं पड़ रहा सऊदी अरबिया को, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? ये कहानी अलग है ना, कहानी अलग है कि पैसा है। आप सोचिए वहाँ पे वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में 4 कंट्री है जो कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, जो तेल बनाती है। पहला है सऊदी अरब, दूसरा है ईरान, तीसरा है इराक, और चौथा कुवैत। ये 4 मेजर है, मतलब बाकी छोटे हैं, यूएई भी है और कतार भी है, बाकी लोग भी हैं, बट ये 4 मेजर है, कुवैत, इसराइल, सॉरी, कुवैत, इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया। अब इनका तेल निकालता कौन है? आप समझिए ना, इनका तेल निकालता कौन है? इनका तेल निकालता है 2 कंपनी, 3 पार्ट में डिवाइड है। 1/3 निकालती है EIA, ठीक है। जो EIA है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये यूएस की कंपनी है। यूएस की जितने भी बड़े कंपनियां हैं ना, वो एक ग्रुप बनाई हुई है EIA करके। तो 1/3 तेल जो है ये लोग निकालते हैं। यूके की कंपनी है BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम बोलते हैं हम लोग। 1/3 तेल तो वो निकालते हैं, बाकी 1/3 इन लोग के पास है, बेचारों के पास, ठीक है, जो बेचते हैं। ठीक है, तो 1/3 तो यूके चला जाता है पैसा, 1/3 चला जाता है यूएस, ठीक है, 1/3 बचता है इन लोगों के पास। अब इन लोगों को 1/3 और चाहिए, ठीक है। अब तो लड़ाई नहीं कराओगे तो कैसे कैसे करोगे बताओ ना। आप इस एक मोदी जी जैसा लोग आ जाए इंडिया में, ठीक है, जो कि अपने देश को बचा के रखेंगे, तो ये तो किसी को पसंद आएगा क्या? बता, किसी को पसंद नहीं आएगा। तो ईरान में भी वैसा ही कहानी है कि जब 1979 में जो उनकी जो राजा हुआ करते थे, मतलब 50 साल से पल्लवा करके, तो वो लोग चले गए, तो उसके बाद रिवोल्यूशन हुआ। तो अब कहानी ये है कि वो तो चल ही रहा है भाई। 1980 में इराक ईरान वार हुआ है, सद्दाम हुसैन ने ईरान पे वार किया। क्यों किया भाई? सद्दाम हुसैन ने ईरान पे वार किया, है ना, वार हुआ, 8 साल चला वो वार, ना कोई हारा ना कोई जीता, ठीक है। उसके बाद कुवैत के साथ लड़ाई कर लिया,
जब कुवैत के साथ लड़ाई कर लिया तो यूएस ने आके अटैक कर लिया, सद्दाम हुसैन को मार के खत्म कर दिया। अब भाई 8 साल जब ईरान के साथ युद्ध कर रहा था वो आदमी, ठीक है, तो यूएस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन कुवैत के साथ 1 साल युद्ध कर लिया तो सद्दाम हुसैन को मारना पड़ा। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे ईरान स्टेबल होकर रहे। ये तो 1980 से चल ही रहा है। 79 में जैसे ही चेंज हुआ, क्योंकि 79 से पहले जो लोग थे खमानी मतलब जो पल्लवा लोग थे वो सीआईए के एजेंट थे, है ना, तो वो लोग तो चला ही रहे थे, साथ में मिलकर कर ही रहे थे। 1980 में चेंज हुआ ईरान में, सरकार चेंज हुई, भाई वो लोग रिपब्लिक बन गए, डेमोक्रेसी करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब उन्होंने डिसाइड किया। तो उसके बाद जो लोग आए उनको यूएस खड़ा होने देना चाहता नहीं है। तो 8 साल तो सद्दाम हुसैन के साथ उन्होंने युद्ध कराई, फिर सद्दाम हुसैन चला गया तो फिर चल रहा है, वही चल रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हो, ये पैसे का खेल है, उनको पैसा चाहिए, उनको कंट्रोल चाहिए वहाँ पे। अब बीच में रशिया घुस जाता है, उनको चाहिए ईरान, ब्रिक्स में चला जाता है ईरान। अब इंडिया को चाहिए रशिया, सॉरी ईरान, चाइना को चाहिए ईरान, रशिया को चाहिए ईरान, यूएस अलग हो गया। तो अब ये नेक्स्ट वार तो होने ही वाला है, मतलब अभी रुक जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये वार तो होगा, और ये पाकिस्तान भी पीसेगा इसमें और ईरान भी पीसेगा। ये मैक्सिमम 3-4 साल की बात है और ये पिसना ही है। ठीक हो गया। आलोक सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर भाई, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। थैंक यू सो मच।